अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में और वीज़ा पॉलिसी में होने वाली रिसेंट तब्दीलियों के बारे में। ये वीडियो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। पहले हिस्से में हम बात करेंगे वीज़ा पॉलिसी में होने वाली तब्दीलियों पर और दूसरे हिस्से में हम SDS यानी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम पर, और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में हम आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फिल करके। अगर आप कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा में दिलचस्पी रखते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, बल्कि कहेंगे कि फिर ये एक मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आप कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा में इंटरेस्टेड नहीं तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। व्यूअर्स, रिसेंटली जो वीज़ा पॉलिसी में तब्दीलियां हुई हैं, पहले उनका एक मुख्तसर जायजा लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और तफसील से उन तब्दीलियों पर बात करेंगे और फिर स्टूडेंट एप्लीकेशंस पर उनके इम्पैक्ट की बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है। This video and all of its content, part or whole, is not a legal or immigration advice. It must not be considered, treated, or taken as legal or immigration advice. The sole purpose of the video is to provide information to the general public in as simplified way as possible. Based on personal circumstances, you should seek legal or immigration advice from an authorized person or organization. जी तो वो स्टूडेंट पॉलिसी में जो रिसेंट तब्दीलियां की गई हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर जो तब्दीली की गई है वो है PAL प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर की। दूसरे नंबर पर फंड्स की रिक्वायरमेंट इंक्रीज की गई है। पहले पर स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस के अलावा $10,000 की रिक्वायरमेंट थी, जो अब बढ़ाकर $20,635 कर दी गई है। तीसरे नंबर पर जो तब्दीली की गई है वो है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट के स्टेटस में। चौथे नंबर पर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की वेरिफिकेशन के बारे में। पांचवें नंबर पर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट यानी PGWP में चेंजेस की गई हैं, एलिजिबिलिटी में और पॉलिसी में। नंबर 6 में जो नए स्टडी परमिट इशू किए जाएंगे इस साल, उन पर कैप लगा दी गई है। नंबर 7 पे है PNP डायरेक्टली स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन से मुतल्लक तो नहीं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट स्टूडेंट पे होगा, इसलिए हम इस पर भी बात करेंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम इन सब तब्दीलियों पर वन बाय वन जरा तफसील से बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट की कैटेगरी पर बात करें। स्टूडेंट जो लोग वीजे पे इधर आते हैं कनाडा में, वो 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। सबसे पहले वो जो वाकई पढ़ने के लिए आते हैं, उनका मकसद यहाँ पढ़ना है, पढ़ने के बाद वापस चले जाना है। उन्हें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनके अखराजात बैक होम से कवर होते हैं। ना वो स्टूडेंट यहाँ काम करते हैं, ना उन्हें कोई फाइनेंशियल यहाँ किसी किस्म की परेशानी होती है, तो वो सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं। दूसरी कैटेगरी वो स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ वाकई पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें अपने अखराजात पूरे करने के लिए यहाँ कुछ ना कुछ स्ट्रगल करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, कोई आगे पीछे। तीसरी कैटेगरी वो स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट वीजा प्रोग्राम को यूज करके कनाडा में दाखिल होते हैं। उनका वायद मकसद यहाँ सेटल होना होता है। स्टूडेंट वीजा को यूज करके कानूनी हदूद के अंदर रहते हुए वो यहाँ सेटल होने की कोशिश करते हैं। तो पहली जो कैटेगरी के स्टूडेंट है, ये जितनी तब्दीलियां हुई हैं, इन तब्दीलियों का असर उन पर नहीं होगा, क्योंकि उन्हें ना तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी भी इदारे में जा सकते हैं, किसी भी सूबे में कहीं भी किसी भी शहर में रह सकते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैटेगरी 2 और 3 के स्टूडेंट जो हैं, ये सारी तब्दीलियां उन पर असरअंदाज होंगी, इसलिए उनके लिए जरूरी है कि वो इस वीडियो को बड़ी गौर से देखें। अगर हो सके तो इसे सेव कर लें और अपने जानने वाले दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लाइफ इन कनाडा सीरीज ऑन आइकत टीवी। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर करके सही मालूमात उन तक पहुंचाने में उनकी मदद करें। शुक्रिया। जी तो व्यूअर्स, अब हम इन तब्दीलियों पर जरा डिटेल के साथ बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं PAL पर, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर पर। वो सबसे इम्पोर्टेंट तब्दीली जो रिसेंटली की गई है वो PAL की रिक्वायरमेंट है। अब हर सूबा अपनी कैपेसिटी और जरूरियात के मद्देनजर PAL इशू करेगा। इस तरह वो सूबा स्टूडेंट इनफ्लक्स को अच्छी तरह से मैनेज कर सकेगा। अब सवाल यह है कि ये PAL आपने हासिल कैसे करना है। इसके लिए मुकम्मल तफसीलात 31 मार्च तक इस वेबसाइट पर जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है। इस पर मुकम्मल तफसीलात अवेलेबल होंगी। इस पर क्लिक करें और जिस सूबे में आप जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, उसके लिंक पर क्लिक करके मुकम्मल तफसील हासिल करें। इस वेबसाइट को मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा ताकि आप इजीली एक्सेस कर सकें।
व्यूअर्स, अब तक ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा अपनी पॉलिसी क्लियर कर चुके हैं। बीसी और अल्बर्टा में आपका कॉलेज यानी जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वो कॉलेज आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू करने के बाद आपके बिहाफ पर सूबे की गवर्नमेंट से PAL अप्लाई करेगा और वहां से रिसीव करके आपको फॉरवर्ड करेगा। बाकी सूबे अभी अपनी पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन 31 मार्च की डेडलाइन है। उससे पहले पहले वो अपनी पॉलिसी क्लियर करके, मुकम्मल करके, फाइनल करके डिटेल्स ऐड कर देंगे। वो डिटेल्स आपको इस वेबसाइट से मिल सकेंगी। व्यूअर्स, मुंदरजा झैल लोग, ये जो स्क्रीन पे जो लिस्ट आपको नजर आ रही है, इन लोगों को PL की जरूरत नहीं होगी। यानी मास्टर और डॉक्टर डिग्री के लिए PL की जरूरत नहीं होगी, फिर प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। लेकिन जो कॉलेज और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वहां आपको PL की जरूरत होगी। व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको खबरदार करना चाहूंगा कि जाहिर है कुछ सूबों में PAL का हसूल मुश्किल होगा, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट उन सूबों में आना चाहते हैं, जैसे कि ब्रिटिश कोलंबिया या ओंटारियो। जबकि छोटे सूबों का PL कदरे आसान होगा, क्योंकि वहां कम स्टूडेंट जाना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आपके एडमिशन एडवाइजर्स आपको एडवाइज करें कि PAL छोटे सूबों का ले लें और कनाडा में एंटर हो जाएं। उसके बाद एंटर होने के बाद कॉलेज स्विच कर लें। काइंडली ऐसी किसी एडवाइस पे अमल ना कीजिएगा, क्योंकि तकरीबन तमाम सूबे अपने PNP जो है यानी प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स जो हैं उनमें तब्दीलियां कर रहे हैं। शायद आपकी नजर से गुजरी हो जो रिसेंटली जो कुछ वाकयात मैनीटोबा में हुए हैं। तो इसलिए जब एक सूबे का PAL लेकर आप कनाडा में दाखिल होंगे, फिर उस सूबे को छोड़कर दूसरे सूबे में चले जाएंगे, वहां अपनी एजुकेशन मुकम्मल करेंगे और एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद जब आप PR के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां आपकी एलिजिबिलिटी के इशू खड़े हो सकते हैं, क्योंकि PAL आपने एक सूबे का लिया लेकिन वहां एजुकेशन मुकम्मल नहीं की, एजुकेशन आपने दूसरे सूबे में आके मुकम्मल की। इसलिए इस तरह का कोई भी प्लान अगर आपके ज़हन में है तो काइंडली रिस्क ना लीजिएगा। इस तरह के इश्यू या इस तरह के जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए IRCC के ऑथराइज्ड कंसल्टेंट से मशवरा जरूर करें कोई भी स्टेप लेने से पहले। यहाँ मैं आपको एक चीज की वजाहत कर दूं कि IRCC के ऑथराइज्ड कंसल्टेंट इमिग्रेशन कंसल्टेंट होते हैं जो IRCC के ऑथराइज्ड होते हैं, वही आपको इमिग्रेशन एडवाइस देने के मजाज होते हैं, ऑथराइज्ड होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो कॉलेजेस के एडमिशन एजेंट होते हैं, ये इनका तल्लक सिर्फ कॉलेज से होता है। ये अपने कॉलेज के साथ कनेक्टेड होते हैं, कॉलेज के बिहाफ पर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और बीच में अपनी कॉलेज से कमीशन लेते हैं और आपका एडमिशन करवा देते हैं। अपने मुल्कों में ये चीज है कि वहाँ ये जरा यूज्ड टू होते हैं, तो वही एडमिशन एजेंट जो है वही आपकी हेल्प करते हैं एप्लीकेशन वगैरह फाइल करने में और दीगर इस तरह की रिक्वायरमेंट पूरी करने में। लेकिन याद रखें कि जरूरी नहीं कि हर एडमिशन एजेंट ऑथराइज्ड IRCC का कंसल्टेंट भी हो। अगर आपने IRCC के किसी ऑथराइज्ड कंसल्टेंट की खिदमत हासिल करनी है तो ये सामने स्क्रीन पे जो आप वेबसाइट नजर आ रही है, ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है। इसको क्लिक करें, यहाँ सर्च करें, आप जिस भी मुल्क में है या कनाडा के अंदर जिस भी सूबे में आपको IRCC का कंसल्टेंट चाहिए, यहाँ आप सर्च कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। IRCC का कंसल्टेंट जब आप सर्च करें तो उसकी डिटेल जरूर देखें कि उसका लाइसेंस रिवोक तो नहीं हुआ। ये जब इस तरह आप इस वेबसाइट को सर्च करेंगे तो ये डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आप सर्च करें और स्टेटस जरूर देखें, अंडर इन्वेस्टिगेशन तो नहीं, लाइसेंस एक्सपायर या रिवोक तो नहीं, या कुछ और इशू तो नहीं चल रहा। तो इसलिए वही कंसल्टेंट आप हायर करें जो गुड स्टैंडिंग में हो। जी, तो अब बात करते हैं फंड्स रिक्वायरमेंट की। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने फंड्स रिक्वायरमेंट में बहुत ज्यादा तब्दीली कर दी है। पहले आपको एक स्टूडेंट के लिए एक साल के लिए अखराजात की मद में $10,000 चाहिए होता था, शो करना होता था कि मेरे पास $10,000 है ट्यूशन फीस के अलावा। लेकिन अब वो रिक्वायरमेंट चेंज कर दी गई है। अब 10,000 के बजाय वो $20,635 कर दी गई है। यानी ट्यूशन फीस पे करने के बाद आपके पास $20,635 होने चाहिए एक साल के लिए अपने खर्चात के लिए। ये अवेलेबल फंड के अपने एविडेंस जमा कराने हैं, ज़ाहिर है बैंक स्टेटमेंट होगी या GIC होगी, इसके अलावा किसी भी फॉर्म में अपने एविडेंस साथ सबमिट करने एप्लीकेशन। तीसरी जो तब्दीली की गई है वो DLI स्टेटस में तब्दीली की गई है। नई पॉलिसी के तहत मुख्तलिफ अदारों के स्टेटस में तब्दीली की जा रही है। यानी कुछ ऐसे DLIs जिनसे ग्रेजुएट करने के बाद आप PGWP के लिए अहल होते थे, अब उन अदारों से ग्रेजुएट करने के बाद आप PGWP के लिए अहल नहीं होंगे। आपकी पूरी एप्लीकेशन में ये फैक्टर टॉप पर है। इसलिए आपको चाहिए कि आप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की इस वेबसाइट पर विजिट करें। ये जो लिंक आपको नजर आ रहा है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। इस लिंक को विजिट करके जिस सूबे में आप जाना चाहते हैं
वहाँ जो आपका इंस्टीट्यूशन है उसको चेक करें और आगे डिटेल में उसका स्टेटस चेक करें। कुछ इदारे इस वक्त तो गुड स्टेटस में है, मगर सितंबर के बाद वो इस लिस्ट से निकल जाएंगे। मतलब ये है कि सितंबर के बाद उन अदारों के ग्रेजुएट जो हैं वो PGWP के लिए अहल नहीं होंगे। दूसरी जो बहुत अहम चीज है जो आपने नोट करनी है वो ये है, अगर किसी एक अदारे के एक से जायद कैंपस हैं, 4 या 5 कैंपस हैं, तो हर कैंपस का DLI नंबर अलग अलग होगा और आपने हर जिस कैंपस में आप जा रहे हैं आपने उसका स्टेटस चेक करना है। क्योंकि अगर 5 कैंपस हैं तो हो सकता है कि 4 जो कैंपस है उनसे ग्रेजुएट करने के बाद स्टूडेंट PGWP के लिए अहल होंगे, लेकिन जो 5वां है उसके स्टूडेंट PGWP के लिए अहल नहीं होंगे। इसलिए आपने जिस भी आप कैंपस में जा रहे हैं उसको लाजमी चेक करना है। दूसरा एक चीज याद रखें, अगर आपको कोई ये एडवाइस करे कि आप उस अदारे में एडमिशन ले लें जिसके ग्रेजुएट PGWP के लिए अहल नहीं और फिर कनाडा पहुंचने के बाद कॉलेज तब्दील कर लें, तो काइंडली ऐसी किसी भी एडवाइस पर अमल ना कीजिएगा। क्योंकि अब BAL की इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर नामुमकिन नहीं तो ये बहुत ही मुश्किल जरूर होगा। दूसरी बात यह है कि इन कॉलेजेस में क्लासेस में सीट ही नहीं होंगी, क्योंकि हर इंटरनेशनल स्टूडेंट इन्हीं कॉलेजेस को तरजीह देगा जिनके स्टूडेंट्स PGWP के लिए अहल होंगे। इस तरह की ये जो माइग्रेशन है ना, ये पिछले सालों में बहुत ज्यादा हुई है और इस ही चीज को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने अब ये स्टेप्स लिए हैं, जो पॉलिसी तब्दील की है। तो इसलिए ऐसी किसी एडवाइस पर अमल मत कीजिएगा। पिछले सालों में ये इस तरह की गेम में बहुत ज्यादा एजेंट जो है वो करते रहे हैं। इसी चीज को काउंटर करने के लिए भी सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप काइंडली कोई ऐसा रिस्क ना लीजिएगा, बल्कि आप उस अदारे में ही दाखिला लें जो आपकी जरूरत के मुताबिक डिलीवर कर सकता हूं। दूसरी चीज जो आपने करनी है, जब आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाए, अगर तो आपने किसी एजेंट के थ्रू वो लिया है, यानी एडमिशन एजेंट के थ्रू एडमिशन करवाया है, तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेने के बाद आप जाती तौर पर उस अदारे को ईमेल करें और उनके साथ कंफर्म करें कि आपका एडमिशन हो चुका है और क्लासेस में आपके लिए स्पेस अवेलेबल है, मौजूद है, प्लेसमेंट है। ये चीज आपने हर हाल में वेरीफाई करनी है। ये क्यों आपने वेरीफाई करनी है? क्योंकि पिछले सालों में ऐसा होता था, हमेशा कॉलेजेस और ये यूनिवर्सिटीज अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लेटर इशू करते हैं, ज्यादा लोगों को एडमिशन देते हैं, क्योंकि वो अज्यूम करते हैं कि सबको वीजा नहीं मिलेगा, वीजा कम, कुछ लोगों का रिजेक्ट होगा, कुछ को मिलेगा, तो इसलिए कम स्टूडेंट आएंगे। लेकिन पिछले सालों में जब ये हुआ कि वीजे ज्यादा इशू हो गए, स्टूडेंट ज्यादा आ गए, कॉलेजेस की इतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो उन्होंने स्टूडेंट्स को नहीं लिया, या तो उनको फीस वापस की या उन्हें बोला कि आप कॉलेज या कैंपस चेंज कर लो। इसलिए अभी भी ये होगा और ये लीगल है कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लेटर इशू करना, ये इलीगल नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एयरलाइन अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बुकिंग करती है, यहाँ ये कॉलेजेस जो है ये इलीगल नहीं, कॉलेजेस अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लेटर इशू करते हैं। लिहाजा आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलने के बाद इस चीज को वेरीफाई करना है और ईमेल में इन राइटिंग उनसे जवाब ले लेना है। ऐसा ना हो कि जब आप वीजा मिल जाए आप आ जाए इधर तो आगे से जवाब मिले कि जनाब क्लासेस फुल है। इसलिए आपने ये चीज कंफर्म करनी है। अब हम बात करते हैं LOA यानी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की वेरिफिकेशन। अब जब भी आप एम्बेसी में वीजा अप्लाई करेंगे तो आपका LAO और PAL दोनों हर हाल में वेरीफाई किए जाएंगे आपको वीजा इशू करने से पहले। शायद आपने सुना हो कि माजी में कुछ एजेंट्स ने फेक एक्सेप्टेंस लेटर बनाकर वीजे जारी करवा लिए थे और बाद में वो स्टूडेंट आ गए, यहाँ आने के बाद उन्होंने कॉलेजेस स्विच किए, कॉलेज स्विच करने के बाद उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उनको PGWP भी मिल गए। उसके बाद जब उन्होंने PR के लिए अप्लाई किया, उस दौरान इमिग्रेशन ने अपनी वेरिफिकेशन की थी तो पता चला कि ये बहुत ज्यादा 1000 में वो फेक लेटर थे जिनकी बुनियाद पर स्टूडेंट आए थे। उन स्टूडेंट को फिर वो डेपोटेशन ऑर्डर इशू किए गए। उस चीज को काउंटर करने के लिए अभी गवर्नमेंट ने यह किया है कि वीजा इशू करने से पहले आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वेरीफाई होगा। तो लिहाजा जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, तो अब चूंकि एप्लीकेशन ऑनलाइन है तो वहां एक स्पेसिफिक फोल्डर है, तो जिस फोल्डर में लिखा होगा कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इस फोल्डर में इस जगह पे अपलोड करें, आपने स्ट्रिक्टली लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उस ही फोल्डर में उस ही जगह पे अटैच करना है, अपलोड करना है, क्योंकि वो डायरेक्टली ऑटोमेटेड होगा तो वो वेरिफिकेशन में चला जाएगा। अगर आप वहां अपलोड नहीं करेंगे तो फिर आपकी वीजा प्रोसेसिंग में ताहीर होगी। इसलिए इस चीज का ख्याल रखें कि आपका LAO वेरीफाई होगा और उसकी वेरिफिकेशन स्मूथ करने के लिए आपने वो स्पेसिफिक जगह पे उसको अपलोड करना है जो एप्लीकेशन के अंदर
بنی ہوگی جہاں وہ فولڈر بنا ہوگا۔ چینجز ٹو PGWP، پھر اب گورنمنٹ نے PGWP میں بہت زیادہ تبدیلیاں کر دی ہیں۔ کچھ تبدیلیاں تو اداروں یعنی DLA کے متعلق ہیں، وہ ہم نے پہلے ہی بیان کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ تبدیلیاں اسٹوڈنٹس کے بارے میں ہیں، جیسا کہ ماسٹر ڈگری حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے اب PGWP 3 سال کا ایشو ہوگا۔ پہلے یہ پڑھائی کے عرصے کے حساب سے ایشو ہوتا تھا، مگر اب یہ 3 سال کا ہوگا۔ دوسرا، وہ گریجویٹ جن کا پڑھائی کا عرصہ 2 سال یا اس سے زیادہ ہوگا، انہیں بھی 3 سال کا پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ ایشو ہوگا۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ وہ اسٹوڈنٹ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کسی پرائیویٹ کالج میں تعلیم حاصل کریں گے، لیکن ان کا ڈپلوما یا ڈگری کسی پبلک کالج کی طرف سے ایشو ہوگا، وہ PGWP کے لیے اہل نہیں ہوں گے۔ یہ چیز یاد رکھیے گا۔ مزید اسپاؤزل اوپن ورک پرمٹ جو ہے اس میں بھی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں ان کے بارے میں تفصیل سے گورنمنٹ اناؤنس کرے گی، لیکن اس وقت تک جو گورنمنٹ نے پالیسی اناؤنس کی ہے اس کے مطابق صرف ماسٹر ڈگری، PhD اور پروفیشنل ڈگری کے جو اسٹوڈنٹ ہوں گے، ان کے جو اسپاؤز ہوں گے، ان کو اوپن ورک پرمٹ ملے گا، جبکہ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ اور کالج اسٹوڈنٹ کے اسپاؤز جو ہیں وہ اس کے اہل نہیں ہوں گے۔ مزید ڈیٹیل کے لیے یہ لنک آپ کے سامنے ہے، اسے میں ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گا۔ مزید ڈیٹیل آپ اس لنک کو، یہ گورنمنٹ آف کینیڈا کا ویب سائٹ ہے، آپ اس لنک کو وزٹ کر کے ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اسٹڈی پرمٹس پر کیپ کے بارے میں۔ پہلے خیال کیا جا رہا تھا کہ گورنمنٹ سالانہ 3,60,000 تک اسٹڈی پرمٹ جاری کرے گی، مگر اب 2 دن پہلے امیگریشن منسٹر نے کلیئر کیا ہے کہ یہ تعداد صرف 292,000 ہوگی، یعنی ایک سال میں صرف 2,92,000 نیو اسٹڈی پرمٹ جاری کیے جائیں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ کوالٹی اسٹوڈنٹس کینیڈا آ سکیں، اور یہ ایک طرح سے اچھی چیز بھی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور کینیڈا کے لیے بھی، کیونکہ اس طرح اگر کم اسٹوڈنٹ آئیں گے تو کینیڈا میں آ جانے والے اسٹوڈنٹ کے PR کے چانسز زیادہ ہوں گے، بجائے اس کے کہ 9 لاکھ اسٹوڈنٹ کینیڈا میں داخل ہو جائے اور ان میں سے صرف 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کو PR مل سکے۔ ظاہر ہے باقیوں کو تو واپس جانا پڑتا ہے، تو اس لیے جب وہ کنٹرولڈ قسم کا نمبر ہوگا تو اسی حساب سے گورنمنٹ اپنی پالیسی بنا سکے گی، تاکہ جب وہ گریجویٹ کر لیں تو ورک پرمٹ کے بعد وہ PR کے لیے اپلائی کریں تو ان کے لیے اسپیسز ہوں، کیپیسٹی ہو، تاکہ انہیں PR جاری کی جا سکے، ایشو کی جا سکے۔ اب ہم بات کریں گے PNP پر۔ اگرچہ PNP میں ہونے والی تبدیلیاں اسٹوڈنٹ ویزا پروگرام کے تحت تو نہیں ہیں، مگر یہ تبدیلیاں سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ کو افیکٹ کریں گی۔ PNP کے تحت مختلف صوبے مختلف کیٹیگریز تیار کرتے تھے، ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ اسٹریم تھی، یعنی اگر آپ نے کسی ایک صوبے سے تعلیم مکمل کی ہے تو آپ اس صوبے میں یا کسی دوسرے صوبے میں اس تعلیم کی بنیاد پر PNP کے لیے اپلائی کرتے تھے، اور وہ صوبے اسٹوڈنٹ کو PNP کے تحت نامینیٹ کرتے تھے۔ یوں اسٹوڈنٹ کے لیے ایک راستہ تھا PR حاصل کرنے کا، مگر انفارچونیٹلی کچھ لوگوں نے اسے بہت بری طرح سے ابیوز کیا ہے۔ اب اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ اب تقریباً اس وقت تقریباً تمام صوبے اپنی PNP پالیسی کو تبدیل کر رہے ہیں، کچھ کر چکے ہیں، کچھ ریویو کر رہے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ مثلا اگر آپ نے اونٹاریو سے تعلیم حاصل کی ہے تو آپ کسی بھی دوسرے صوبے، فار ایگزامپل مینیٹوبا کی PNP کے لیے اسٹوڈنٹ اسٹریم میں ایلیجیبل تھے، آپ وہاں جاتے تھے، اپلائی کرتے تھے تو مینیٹوبا والے آپ کو نامینیٹ کرتے تھے۔ اب اسٹوڈنٹس نے کیا کرنا شروع کر دیا، تعلیم اونٹاریو میں حاصل کی، اس کے بعد مینیٹوبا گئے، وہاں اس ڈگری کی بنیاد پر PNP اپلائی کی، صوبے نے نامینیٹ کیا، PR لے لی، PR لینے کے بعد صوبے کو چھوڑ دیا اور واپس اونٹاریو آ گئے۔ صوبے PNP اس لیے پروگرام رن کرتے ہیں کہ انہیں بندوں کی ضرورت ہے، تو وہ آپ کو PR میں ہیلپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ان کے صوبے میں رہیں۔ لیکن جب اسٹوڈنٹ نے یہ شروع کر دیا کہ PR لے لی، PR لینے کے بعد وہاں سے بھاگ آئے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں ان کو یہ ایشو کر رہے ہیں، اس لیے اس چیز کو انہوں نے ریویو کیا اپنی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب آپ اگر اونٹاریو میں ایجوکیشن مکمل کرتے ہیں تو مینیٹوبا والے اس ڈگری کی بنیاد پر آپ کو PNP کے لیے نامینیٹ نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ کنڈیشن عائد کر دیا ہے کہ وہاں نامینیشن حاصل کرنے کے لیے آپ کو مینیٹوبا میں ہی ایجوکیشن حاصل کرنی پڑے گی، اور یہی اس سے ملتی جلتی تمام پالیسی جو ہے وہ اٹلانٹک پروونسز بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ تو کائنڈلی اب ذرا احتیاط کیجئے، کیونکہ اب وہ پہلے والی چیز نہیں ہے۔ پہلے سے پلان کیجئے کہ آپ نے کس صوبے میں، پہلے سے ٹارگٹ کر لیں کہ کس صوبے میں تعلیم حاصل کرنی ہے، کہاں آپ نے PR کے لیے اپلائی کرنا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کا مقصد ہے PR حاصل کرنا۔ تو یہ پہلے سے پلان کریں کہ جی میں نے مینیٹوبا میں کرنی ہے یا پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ میں، پھر اسی صوبے میں تعلیم حاصل کریں اور وہیں اپنا ایکسپیرینس گین کریں، اور پھر وہیں آپ PNP کے لیے اپلائی کریں، تو وہاں آپ PNP کے لیے ایلیجیبل ہوں گے۔ لیکن ایک صوبے میں ایجوکیشن کرنے کے بعد دوسرے صوبے میں اب ایلیجیبل نہیں ہوں گے۔ یہ تقریباً تمام صوبے اس چیز کو ریویو کر رہے ہیں، سب نے ابھی تک نہیں کی لیکن ریویو سارے کر رہے ہیں۔ کچھ نے چینجز جو ہے وہ انفورس کر دی، امپلیمنٹ کر دی ہیں، اور باقی صوبے اس کو ریویو کر رہے ہیں۔
मुनासिब यही है कि आप छोटे सूबों का इंतखाब करें, क्योंकि वहाँ उनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो बहुत लीनियंट है, वहाँ आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जहाँ जो बड़े सूबे हैं जैसे ओंटारियो हो गया या ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, इनकी पॉलिसी थोड़ी सख्त है एज कम्पेयर टू वो छोटे सूबों के। तो अगर आपने पीआर के लिए करना है तो फिर वो छोटे सूबों का रुख कीजिए, वहीं पढ़ाई कीजिए, वहीं अप्लाई कीजिए, वहाँ आपका बहुत जल्दी चांसेस है पीआर का। बिकॉज ये थी अब तक की तब्दीलियां और स्टिल ये तब्दीलियां हो रही हैं, इसलिए मैंने तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। आप लेटेस्ट अपडेट के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, मुतलका लिंक पर क्लिक करें और लेटेस्ट अपडेट जो है वहां से हासिल करें। और ये तमाम लिंक मैंने गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के ऐड किए हैं, किसी थर्ड पार्टी की नहीं। तो बिकॉज आज की वीडियो का यहाँ इख्तिताम करते हैं और अगले पार्ट में हम बात करेंगे SDS यानी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम पर, उसकी एलिजिबिलिटी और ये SDS इंडिया और पाकिस्तान स्टूडेंट के लिए किस तरह फायदा मंद है, क्योंकि SDS स्ट्रीम में इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज शामिल हैं। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा SDS स्ट्रीम में जो कंट्रीज शामिल हैं उनके स्टूडेंट को प्रेफरेंस देती है, इसलिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस लिस्ट में शामिल हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एलिजिबिलिटी पर बात करेंगे और उसके बाद उसी वीडियो में पहले हिस्से में SDS पर और उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फिल करेंगे ताकि आपको रहनुमाई मिल सके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सके। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।